नमस्कार, मैं संदीप कुमार मिश्र हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक सार्थक संवाद बिहार पर, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का एक महाउत्सव चल रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल, महागठबंधन और एनडीए पूरे दमखम के साथ जनता को लुभाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार का पूरा गुणागणित क्या कहता है? क्या बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है या फिर महागठबंधन इस बार बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है? इन्हीं सब बातों पर आखिर में बिहार का ताना बाना क्या है? क्या कहीं जातिवाद फिर एक बार हावी रहने वाला है या कहीं विकास की जो दौड़ है उस दौड़ के पीछे भी जनता अपनी सोच बना रही है? आखिर किसके दावों और वादों में कितना दम है? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। क्या लग रहा है राहुल जी, बिहार की राजनीति को आप वर्तमान में कहां देख रहे हैं? जनता बदलाव के पक्ष में है या लग रहा है कि नहीं, एक बार फिर से नीतीश कुमार रिपीट करने वाले हैं? देखिए, बिहार की राजनीति बड़ी रोचक दौर में है और जो तमाम पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस चुनाव से विधानसभा चुनाव 2025 संदीप जी कई मायनों में अलग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, सबसे प्रमुख सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे, और इसमें भी सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे तो क्या एनडीए उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए गंभीर है? भारतीय जनता पार्टी गंभीर है? ये सवाल बड़े गंभीर किस्म के हैं, क्योंकि देखिए, हम लोगों ने अब तक देखा है कि जदयू को हमेशा से बड़े भाई के रूप में देखा है बिहार विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को छोटे भाई के रूप में देखा है। कम से कम बिहार विधानसभा सीटों के आवंटन में तो यही दिखा है हम लोगों को, जब वो चुनाव का बंटवारा होते रहे, सीटों के बंटवारे की स्थितियाँ बनी हैं। लेकिन जब 101 और 101 पे दोनों खड़े हो गए तो यहाँ से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के फलक में एक वृद्धि दिखाई दे रही है कि एनडीए में अब वो छोटे भाई की भूमिका में रहने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है बीजेपी। और बीजेपी अब बड़े भाई की तरफ तो वो अब उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन कम से कम बराबरी का दावा तो उन्होंने ठोक दिया है। तो ये एनडीए के राजनीति में मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा शिफ्ट है ये, कि जदयू के बराबर के सीटों पर बीजेपी का लड़ना। क्योंकि देखिए, उसके पहले लगातार संकेत मिल रहे थे कि सांकेतिक तौर पर ही सही, एक सीट ज़्यादा ही सही, जदयू ज़्यादा लड़ेगी, 102 पे जदयू लड़ेगी, 101 पे लड़ेगी। ये खबरें इसी बात की इसकी पूरी कयास हम लोग लगा रहे थे। तो ये खबर मैं मानता हूँ कि बिहार के राजनीति में, और इससे जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा, बयान दिया उन्होंने कि भाई होगी बैठक, विधायक दल की बैठक, और उसमें चर्चा होगी, और उनका ये मूव हम लोगों को दिखा था। अमित शाह जी का ये मूव हम लोगों को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। और फिर हम लोगों ने देखा कि उस समय भी कहा जा रहा था कि चुनाव एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और फिर जो है कि अमित शाह जी ने ये बयान दिया और एकनाथ शिंदे आज डिप्टी सीएम बने हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस जो है कि वो डिप्टी सीएम फिर से जो है कि सीएम दिखाई दे रहे हैं। यानी राजनीति में कहीं ना कहीं सारी चीजें, सब कुछ अस्थायी होता है। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है, संभावना इस बात की भी है कि यदि एनडीए सत्ता में आती है तो वहां से भी विचारधारा बदल सकती है मुख्यमंत्री को लेके। मुझे तो लग रहा है कि देखिए, जो जिस तरह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी राजनीति में देखता हूँ, जो आक्रामक तेवर है उनके, उस दृष्टि में तो फिर मुश्किल है कि अगर एनडीए बहुमत में आती है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये बहुत ही मुश्किल ही चीज़ है ये। वैसे स्थिति में उनके अगर अब देखिए, संख्या गेम की स्थिति ऐसी होती कि उनके साथ बिना बनाए संभव नहीं होगी, तब तो अलग है। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में जब आप बराबरी का दर्जा लेना चाह रहे हैं, बड़े भाई को आपने छोटा किया और समानता की स्थिति पे लाया है, तो इसका दीर्घकालिक उद्देश्य हो क्या सकता है? अच्छा, इसमें जो और देखिए एक सवाल अभी भी हम लोग, एक गंभीर सवाल है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, वहाँ पे ललन सिंह हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से हमें लग रहा है कि घटक दलों के भीतर जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक रस्साकस्सी की स्थिति है, जो कि पहले कभी भी चुनाव के दरमियान में हम लोगों ने नहीं देखा है। अच्छा, वर्तमान में ये चीजें आपको
हमें दिख रही नहीं। तो ऐसा पटना में प्रधानमंत्री जी रोड शो करें और उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर उसमें कहाँ व्यस्त थे? कोई गंभीर कारण हम लोगों को अब तक जदयू की तरफ से नहीं मिल पाया है कि भाई नीतीश कुमार जी बीमार थे, नीतीश कुमार जी कहीं राज्य से बाहर थे, कहीं विदेश यात्रा पर भी नहीं है अभी भी, तो ऐसी कोई खबर नहीं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जैसे पिछली बार एनडीए गठबंधन में बिहार के अगर हम विधानसभा चुनाव की ही बात करते हैं तो वहाँ पर चिराग पासवान वो बाहर से चुनाव लड़ रहे थे, जिसका कहा गया कि कहीं ना कहीं हरजाना जेडीयू को उठाना पड़ा, या फिर जिस अपेक्षाकृत जिस सीटों की उम्मीद थी वो सीटें नहीं आ पाई। इस बार उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में हैं, हम भी जीतन राम मांझी भी साथ में हैं। और क्या लगता है कि आने वाले समय में 14 तारीख को जब वोटों की गिनती हो जाएगी तब उसके बाद क्या लगता है आपको कि कहीं उठापटक या फिर ये लोग किसके पक्ष में होने वाले हैं, या फिर कहीं पे वहां पे दुविधाएं देखने को मिलेंगी? देखिए, अब चिराग पासवान के 2020 के मामले को बड़ा रोचक मामला है संदीप जी। वो अगर इस विधानसभा चुनाव को समझना है तो वो घटनाक्रम ना समझे तो फिर इस विधानसभा चुनाव का विश्लेषण अधूरा रह जाए। अगर वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 40 वाले लाइन में आके जनता दल यूनाइटेड रुक गई, वो रुकने का अगर हम लोग कहीं से भी विश्लेषण करें चुनाव का, तो चूंकि चिराग पासवान उसमें जो है कि वो एनडीए से बाहर होके लड़े और उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो प्रधानमंत्री जी के जो है कि बिल्कुल हनुमान सरीखे भक्त हैं, अभी भी वो दोहराते हैं इस पंक्ति को। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समक्ष अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, लेकिन जहाँ जहाँ जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे वहाँ वहाँ उनके प्रत्याशी खड़े थे, और इसका प्रभाव पड़ा कि जनता दल यूनाइटेड एक छोटे पार्टी के रूप में रह गई विधानसभा में उनकी संख्या, और भारतीय जनता पार्टी जो है कि बड़े भाई की भूमिका में रिजल्ट में हम लोगों को दिखना प्रारंभ हो चुका था। तो वो एक तो जो मैं कह रहा हूँ कि एनडीए में जो अलग अलग जो है, देखिए कई सारे दृश्य अभी दिखे, हम लोगों ने देखा कि वो पैर छू के आशीर्वाद भी ले रहे थे नीतीश कुमार का, वो दृश्य भी हम लोगों ने देखा। लेकिन क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंध बिल्कुल सहज हो गए? उसमें कितनी सहजता आ पाई? और दूसरी एक चीज़ की देखिए, 101 सीटों पे लड़े जो है कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चिराग पासवान को हनुमान भक्त बार बार घोषित करने का लाभ भी मिला, हम लोगों ने देखा घटक दलों में। उनको जिस तरह से एनडीए में सबसे ज़्यादा सीटें 29 सीटें उन्हें मिली है उन्हें, तो वो उनके दिखाता है कि एनडीए में उनका रुतबे में जो है कि किस तरह से वृद्धि हुई है उनकी। उनका वर्चस्व साफ तौर पे नजर आ रहा है। उनका वर्चस्व देखिए साफ तौर पे नजर आ रहा है। उस कारण से हम लोगों ने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा पहले कितना नाराज चले सीटों के बंटवारे के बाद, उस समय फिर जीतन राम मांझी भी नाराज चल रहे थे, जबकि जीतन राम मांझी को लेकर हम लोग दिल्ली में सीधे चर्चा करते हैं कि एक सांसद और वो सीधे सीधे जो है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बावजूद भी देखिए वो सीटों के बंटवारे में नाराज चल रहे थे। 15 सीटों की डिमांड थी उनकी 15 सीटों की डिमांड चल रही थी। तो ये हालांकि 29 सीट उनको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ दिखाया कि उनके प्रतिबद्धता और उनके मतभेद नहीं है कहीं से भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और बीजेपी को भी ये चीज़ लगा कि देखिए 101 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और 29 सीटों पे अगर चिराग हैं, तो बीजेपी को भी ये महसूस हो रहा है कि 130 सीटों पे हम अपने बिल्कुल विश्वस्त अलायंस के साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ये पूरे तौर पर ये लगा कि वो 101 पर नहीं 130 पे लड़ रहे हैं। 130 पे लड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि हम लोग 101 पे नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग 130 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो ये अगर वो ऑफ द रिकॉर्ड ये चीज़ें चल रही हैं, तो फिर जदयू के साथ रिश्ते कैसे जो है कि संभलेंगे? बाकी तो जो छोटे पार्टनर्स हैं उनकी भूमिका ही काफ़ी कम है, तो वो चुनाव परिणाम के बाद वो उनके पास कितनी सीटें होंगी। लेकिन ये एक स्थिति है एनडीए के खेमे के बीच में, और वो मुझे इसलिए इन स्थितियों को मैं प्रधानमंत्री जी के रोड शो में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को इनके साथ में जोड़ के भी देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत कारण खोजने के प्रयास किए संदीप जी कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश जी उसमें थे कहाँ पे। क्योंकि हम लोगों ने तो उनको देखा है कि वो बहुत, जब प्रधानमंत्री जी मंच पे होते हैं और बार बार वो महिलाओं से कहते हैं खड़े होइए आप लोग, वो कितने जोश में दिखाई देते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया आप लोगों के लिए। वो महिलाओं को डांटते हुए भी दिखते हैं हम लोगों को, कोई एक आध बैठी हुई महिला दिख जाती है सामने मंच पे। तो कभी तो मुख्यमंत्री नीतीश जी इतने ज़बरदस्त जोश खरोश में दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, और कभी वो जोश इतना ठंडा पड़ जाता है कि आप उनके रोड शो से भी दूरी बना लेते हैं। वहीं इससे उलट अगर हम बात करें महागठबंधन की, वोट चोरी यात्रा से कैंपेनिंग शुरू होती है, फिर इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली वापस आ जाते हैं, तेजस्वी यादव खुद अपनी एक यात्रा निकाल कर पूरा बिहार भ्रमण पे शुरू हो जाते हैं। तमाम
ऊहापोह और रस्साकसी के बीच आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन घोषित कर देता है। क्या आप देखते हैं कि कहीं कांग्रेस की लाचारी नजर आती है यहाँ पर? क्योंकि अगर आप पोस्टर बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही नजर आते हैं। क्या आपस में सब कुछ अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस की लाचारी से कहानी में शुरू करता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि क्षेत्रीय पार्टियाँ काफ़ी ताकतवर हैं। हम लोगों ने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश यादव के साथ भी सीटों को तालमेल को लेके कठिनाई हो रही थी। बहुत उनकी यात्रा जो है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी संदीप जी, उस समय वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई थी। तब तक सीटों को लेके मामला नहीं बन पा रहा था। वो यात्रा धीरे धीरे लखनऊ तक पहुँचते चली जा रही थी और बड़ी गहमा-गहमी थी। वो अखिलेश नाराज चल रहे थे उस समय। और उसमें जो है कि आपको याद होगा कमलनाथ ने बयान दे दिया था अखिलेश वखिलेश, तो उससे और ज़्यादा जो है कि वो रस्साकसी की स्थिति बन गई थी। लेकिन अंततः वो समझौता हुआ और फिर चुनाव इन लोगों ने अच्छा से मिलकर लड़ा और उससे देखिए कांग्रेस को 6 सीटें मिल गई। तो ये तो अब मानना पड़ेगा कांग्रेस को भी और तमाम लोगों को कि उत्तर प्रदेश राज्य हो या फिर बिहार जैसे राज्य हो, वहाँ पे क्षेत्रीय दल काफ़ी प्रमुखता के साथ हैं। क्योंकि बिहार में आरजेडी का महत्व क्या है उसको इससे समझ सकते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के ऊपर तमाम आरोप लगते रहते हैं कि वो तो उनकी पहचान क्या है, वो लालू यादव के बेटे यही पहचान है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव जेल में थे, उस समय वो बाहर नहीं थे और तेजस्वी ने अकेले ही चुनाव प्रचार का पूरा कमान संभाला था उस समय। और उन्होंने देखिए दिखा दिया कि उस चुनाव में हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि एनडीए और आज के इंडिया अलायंस या उस समय के महागठबंधन में केवल 12,000 वोटों का एक अंतर बचा था। तो एक बहुत कांटे के टक्कर के चुनाव की स्थिति उस समय सीधे सीधे वो तेजस्वी यादव की तरफ से रहा था और 70 सीटें कांग्रेस ली थी उस जमाने में जी। और बहुत ज़्यादा कांग्रेस आलोचना की शिकार भी हुई थी संदीप जी। स्ट्राइक रेट अगर सबसे खराब था उस समय तो वो कांग्रेस का ही था। 70 सीटों में वो केवल जो है 19 सीटें, जबकि सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट जो है कि CPI-ML का था। बिल्कुल, कि वो 19 सीटों पे लड़ी थी और 12 सीटें वो जीत गई थी। तो लोग तमाम लोग कह रहे थे कि कांग्रेस अगर सीटें कम लेती और अपने जो है कि CPI-ML, CPI, CPI-M इन सबों के सीटों को कुछ बढ़ा दिया जाता तो हो सकता है कि 2020 का चुनाव परिणाम कुछ अलग ढंग से हो, या आरजेडी खुद थोड़ा ज्यादा सीटों पर लड़ी होती। हाँ, और वहां पर कांग्रेस समझौता और हाँ, या फिर आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ती क्योंकि आरजेडी का भी स्ट्राइक रेट बेहतर था और एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी उसी समय उभर के भी आ गई थी 2020 में। हमें लग रहा है कि हालांकि तो उस दरमियान की स्थितियों से कांग्रेस ने कुछ इस बार सीख भी लिया है, थोड़ा सा सीख लेने का प्रयास किया है कि उन्होंने अपने सीटों को, हालांकि जितनी सीख लेनी चाहिए थी, क्योंकि कई जगह पे जो फ्रेंडली फाइट शब्द जो सामने में आता है बिल्कुल, और कई सारी सीटें फ्रेंडली फाइट में फंसी हुई है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि फ्रेंडली फाइट, जब आप एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं फिर फ्रेंडली फाइट की कहां से बात आती है? अशोक गहलोत अचानक प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं है, हम लोग फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। इस पर क्या आपकी सोचे, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो हम लोग, आपको याद होगा कि पहले के दौर में, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी जब गठबंधन करती है तो वहाँ पे अनुशासन काफ़ी ज़्यादा दिखता है। बिल्कुल, इसलिए फ्रेंडली फाइट जैसी घटनाएं हम लोग को नज़र नहीं आती एनडीए खेमे में। लेकिन संदीप जी, आप पुराने पत्रकार हैं, आप भी राजनीति को आप भी बहुत पहले से देख रहे हैं। पुराने दौर में आपको ये घटनाएं जो है कि हर तरफ गठबंधन में, पहले चूँकि वो गठबंधन में जब एक लचीलता की स्थिति होती, लचीलापन की स्थिति होती है उसमें, तो एक एक सीट पे समझौता होना संभव नहीं हो पाता था उस जमाने में। बिल्कुल। तो आज के दौर में तो दर्शकों को ये जरूर लगेगा कि ये फ्रेंडली फाइट का कॉन्सेप्ट क्या, लेकिन पुराने समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हम लोग गठबंधन देखते थे तो फ्रेंडली फाइट की घटनाएं उस समय दिखती थी, दोनों ही खेमे में दिखती थी। लेकिन इससे जनता के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग तो फैलता ही है इससे। अगर आप गठबंधन बिल्कुल जो है कि एक एक सीट पे एकदम सीटों का बंटवारा स्पष्ट हो, अब सोचिए कि बिहार कांग्रेस प्रमुख हैं और उनके कुटुंबा सीट को भी लेके बिल्कुल विवाद की स्थिति रही, तो अब ये एक बेहतर स्थिति नहीं बनती। लेकिन हमें लग रहा है कि जिस तरह से आज के दौर में ये विवाद की स्थितियां तो रही हैं महागठबंधन के खेमे में, और बहुत लास्ट तक कई जगहों पर हम को भी, अगर आप देखें आप, माफ करिएगा, जो साहनी जी हैं, हाँ, साहनी जी भी कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से 2 सीटें हैं, हाँ, जहां पर उनमें और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट हो रही है। कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट। तो पूरे महागठबंधन में कमोबेश ये एक ऊहापोह, और इसका कहीं ना कहीं जनता जरूर सोचती है, विचार करती है, लेकिन वहीं इससे इतर। लेकिन एक साहनी वाले मामले पे एक चीज मैं कहूंगा, जी, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज छेड़ा है कि देखिए, हमें ऐसा लग रहा था पहले
यानी कि अभी राहुल गांधी के इसके यात्रा के पहले तक हाँ। कि मैं महागठबंधन में साहनी को एक कमजोर कड़ी के रूप में देख रहा था। अच्छा। क्योंकि साहनी की स्थिति आप देखें, जब वो थे बीजेपी के साथ भी तो उनका स्ट्राइक रेट कोई बहुत बेहतर नहीं था। वहाँ पे बीजेपी के साथ भी वो बहुत बेहतर परिणाम पिछले विधानसभा चुनाव में वो ज़्यादा नहीं दे सके थे। तो जिस तरह से उनको अच्छी खासी सीटें यहाँ पे मिली महागठबंधन में साहनी को, तो मुझे वो साहनी एक कमजोर कड़ी के रूप में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। मुझे अभी भी मैं तमाम विश्लेषणों में मैंने माना कि उधर साहनी की स्थिति में कमजोर कड़ी के रूप में देख रहा था, और इधर जो है ना चिराग पासवान जो उनको 29 सीटें मिली हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 में 5 सीटें जीती। इसका आप आधार है, आप ये नहीं मान सकते कि वो विधानसभा चुनाव में बिल्कुल वैसा ही परिणाम देंगे। साहनी के ऊपर फिर से आता हूँ, लेकिन जो वो एक कमजोर कड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अचानक से वो बेगूसराय पहुंचते हैं जी, वो दृश्य को बहुत लोग बोलेंगे कि वो तो कैमरे वाले दृश्य दिखते हैं कि तालाब में जाके कूद गए, मछुआरों के साथ कूद गए। क्योंकि मैं जब फील्ड में गया हूँ तो साहनी वोटर्स बटे हुए दिखाई दिए थे हमें। अच्छा। तो कुछ लोग तो साहनी के साथ थे, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ था। और वहाँ पे देखिए निषाद भी अच्छी खासी संख्या में है। आप उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने देखा है कि निषाद पार्टी बनी हुई है, संजय निषाद उसको संचालित कर रहे हैं। बिहार में जो आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से 3% के आसपास है निषाद। निषाद 3%, साहनी लगभग जो है कि 2.5% जो है कि साहनी वोटर्स हैं। जी बिल्कुल। तो वो जो राहुल गांधी वाला जो मूव हुआ है लास्ट में, कि वो जिस तरह से साहनी मुकेश साहनी के साथ जाके वो तालाब में कूद रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, राहुल गांधी के जो इस तरह के मूव होते तो देखने में बहुत अच्छे लगते थे संदीप जी, लेकिन कभी भी चुनाव के समय में नहीं होते थे। राहुल गांधी की आलोचना ये होती थी कि वो अपने मूड के हिसाब से राजनीति करते हैं, वो नदी में कहीं छलांग भी लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन उसका चुनावी लाभ कांग्रेस को नहीं मिलता है। लेकिन मुझे पहली बार दिख रहा है कि ये कदम जिस समय उन्होंने उठाया है, वो कहीं न कहीं, मैंने जैसा बोला कि मुकेश साहनी को जितनी सीटें मिली हैं उतनी क्षमता मुझे उनमें दिखाई नहीं दे रही थी। जी। तो वो सीटें पे नुकसान हो सकता था। साहनी वोटर्स, निषाद वोटर्स कितना वो जोड़ पाते, लेकिन इस घटना के बाद से एक मैसेज जरूर गया है। बीते दिनों आप देखिएगा कि जैसे महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है, और वहीं मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है, जिसको लेकर क्या राहुल जी ये नहीं लगता है कि बिहार में 3% की आबादी का, मैं ये नहीं कहूँगा कि नेतृत्व करते हैं, क्योंकि जो साहनी के जो भी वोट्स हैं पूरे बिहार में वो अलग अलग, जैसा कि आपने कहा कि कुछ बीजेपी में भी, हाँ ना, मैंने देखा था, मैंने पूछा वहाँ पे लोगों से, कुछ समय चूंकि इस यात्रा से पहले हमें दिखा था ये जमीनी स्थिति। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जो सॉलिड वोट कहा जाता था कि महागठबंधन का है, वो 18% अल्पसंख्यक वोट, जिस पर अभी बीते दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा कड़ा प्रहार किया है तेजस्वी यादव की एक बात को लेके। तो क्या लगता है कि उप मुख्यमंत्री आप मुकेश साहनी को बनाने की घोषणा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 18% को आप इग्नोर करते हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर कि वो वोट कहीं छटकने वाला है या उसमें कहीं आप फूट देखते हैं? ये पिछले बार तो हम लोगों ने देखा है कि जो आपका सवाल है 2020 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ओवैसी साहब ने बिहार में जो है कि सीधे सीधे 5 सीटों पे वो जीते, और 15 सीटों पे उन्होंने सीधे सीधे जो है कि आरजेडी को डैमेज किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2020 में, पहली बार लड़ रहे थे, और उसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहा। 5 सीटें सीमांचल के क्षेत्र में वो जीते। और जैसा कि हम लोग जब व्याख्या करते हैं 2020 विधानसभा चुनाव की, तो उसमें एक तो ये होता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई, वो सीटें आरजेडी लड़ रही थी। दूसरी जो है कि उसमें चूंकि बहुत सत्ता की लड़ाई, जैसे बार बार हम लोग विश्लेषण करें कि 12,000 वोटों से ही वो सत्ता की लड़ाई जो है कि बिल्कुल विपक्ष चूक गया था उस समय। तो उस दृष्टि से उस समय हम लोग ये भी, ओवैसी साहब भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहे। शायद गठबंधन में वो भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो गठबंधन में शामिल तो अभी भी होना चाहते थे। वो तो हमेशा बिल्कुल हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमें इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए। लोकसभा चुनाव के दरमियान में भी उनके बयान आ रहे थे, तो इसलिए उनको कम करके नहीं आंक सकते। तो वो एक फैक्टर बिहार में उन्होंने 2020 में दिखाया है जी। और जो हमने उस समय गौर किया था 2020 के चुनाव के दरमियान में सीमांचल के क्षेत्रों में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 18 से 25 वालों के बीच में जो है ना, ओवैसी साहब पूरे जो है कि वो उनकी लोकप्रियता बड़ी मजबूत थी। जैसे जैसे मुस्लिम समूह में आप देखें कि बड़े उम्र समूह के लोगों की तरफ आप जाते हैं, तो उनका झुकाव आरजेडी की तरफ था या कांग्रेस की तरफ था जी। लेकिन युवाओं का झुकाव जो है वो ओवैसी की तरफ था, ओवैसी की तरफ था। ये 2020 में हमने देखा। लेकिन जो इस बार हमें दिखा चीजें जो, क्योंकि अब लोगों को ये चीज, वहाँ पे जो मैंने कई युवाओं से बातचीत की सीमांचल वाले क्षेत्रों में, उनका ये कहना था कि नहीं, वो हम लोगों की गड़बड़ी थी।
अच्छा, उसको मिस्टेक मानते हैं लोग। उसको अब उन लोगों ने काफ़ी, हमें लग रहा है कि जो उधर के बुजुर्ग लोग रहे होंगे या अन्य लोग रहे होंगे, क्योंकि 2020 में हमें कम से कम 45 से ऊपर वाले में तो नीचे 45 से ऊपर वाले में तो हमें ओवैसी समर्थक नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे ही आप 45 साल से कम उम्र वाले में 18 से 45 जी 18 से 35 में तो पर्याप्त, 18 से 25 में पर्याप्त मात्रा में अधिकांशता में जिससे बात करता था 90% लोग ओवैसी का नाम ले रहे थे। 25 से 35 के बीच में कम से कम 50-60% लोग ओवैसी का नाम लेते थे। अब 45 से ऊपर की स्थिति में वो नाम गायब हो जाता था। अच्छा, ये एकदम स्पेक्ट्रम आपको अच्छे से जमीन पे दिखाई दे रहा था। तो वो एक फैक्टर है बिहार में। अच्छा, अब देखिए एक चीज इसी के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे वो भी जोड़ूंगा कि जैसे जनसुराज वालों ने भी जो सीमांचल में दिए हैं, हाँ, उन्होंने भी वहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं। तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको देखिए दिखाई देंगे कि वहाँ पे एक तो इधर से जो है कि आरजेडी के या फिर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, दूसरे उधर से जनसुराज के मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तीसरे उधर से AIMIM के मुस्लिम प्रत्याशी। तो बीजेपी के लोगों से जब फील्ड में बात करें तो बड़े गदगद दिखाई दे रहे हैं कि उधर से 3 लोग बंटवारा करेंगे, हाँ, इधर से योगी जी आएंगे, तमाम लोग आएंगे और ध्रुवीकरण करेंगे और हिंदू वोट्स पूरे के पूरे जो है वो हम लोगों की तरफ आएंगे। तो बीजेपी के भीतर के लोगों का जो रणनीतिकार है, अच्छा, वो ये मान के चल रहा है। और ये पहले हमें सही भी दिखाई दे रहा था। अगर आज से 10 दिन 15 दिन पहले आप मानते पूछते तो मुझे इस गणित में, चूंकि जनस्वराज की अच्छी खासी धमक जो है ना बिहार के चुनाव में, वो उनके हस्तक्षेप काफी मजबूत दिखाई दे रहा था। मुझे लग रहा है कि जनस्वराज से केवल एक गड़बड़ी हुई है संदीप जी, कि इनको खड़ा होना चाहिए था चुनाव में। प्रशांत किशोर जो चुनाव में खड़ा नहीं हुए हैं, इससे जो मैसेज ये गया ना कि चूंकि वो देखिए उन्होंने बिहार की पदयात्रा कितनी गंभीरता से की, बहुत तगड़ी यात्रा थी। नेशनल मीडिया में उनको लेके जितने इंटरव्यू हुए होंगे, चूंकि देखिए बिहार एक बड़ा राज्य है, आप डोर टू डोर कितना भी कैंपेन करें तो उसमें आप नेशनल मीडिया की भूमिका से आप इनकार नहीं कर सकते। उनके संदेश में पहुंच रहे थे लोगों तक। लेकिन जैसे ही वो उन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर की मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, इससे लोगों में फिर एक चीज लगा कि जिसको हम लोग विकल्प मान रहे हैं और वो खुद भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से जो है ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो एक जो जबरदस्त उन्होंने उभार लिया था, और उनसे ये रणनीतिक गड़बड़ी कैसे हुई, वो उन्होंने रणनीतिकार का काम किया है उनसे, लेकिन ये हमें उनकी रणनीतिक गड़बड़ी दिखाई दे रही है। एक बड़ा फैक्टर मानते हैं प्रशांत किशोर इस बार कुछ साबित करेंगे बिहार के विधानसभा चुनाव में? नहीं, बड़ा फैक्टर वो बनने की तरफ अग्रसर थे जी। मैं उनको कह रहा हूँ कि वो बड़ा फैक्टर बनने की तरफ अग्रसर थे, लेकिन जैसे टिकटों का बंटवारा हुआ वो हटे चुनाव से, आप देखिएगा कि वो उनका फैक्टर धीरे धीरे करके वो अचानक से जो है ना वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से वो जिस तरह से उभर के आए थे, वो अभी बिहार के चुनावी चर्चा को आप जमीन पे जाके देखेंगे तो चुनाव बिल्कुल जो है ना वो आमने सामने के चुनाव है, मतलब सीधे नेक टू नेक फाइट। आप सीधे उसको आप कह लीजिए कि महागठबंधन बनाम एनडीए का चुनाव हो गया है, जबकि ये चुनाव वो त्रिकोणी बना चुके थे। अच्छा, त्रिकोणी बना चुके थे और वर्तमान में नहीं है ऐसी स्थिति? नहीं, अभी अगर आप जमीन पे जा रहे हैं हम लोग तो वो गूंज जो कि पहले सुनाई दे रहा था 1-2 महीना पहले, जो गूंज हम लोग मजबूती से सुनते थे, वो गूंज अचानक से जो है वो बहुत तेजी से, देखिए आपने भी चुनाव को बहुत लास्ट तक किया है कवर, हम लोग जानते हैं कि चुनाव एक ऐसी चीज है कि वो 24 घंटा पहले भी जो है वो वो मामला पलट जाता है। जी बिल्कुल। तो बिहार में जनसुराज यूं कह लीजिए कि वो उन्होंने लंबा मेहनत करके वो इस ऊंचाई पे आए थे, लेकिन उनके रणनीतिक गड़बड़ी से वो खुद अगर चुनाव लड़ते वो हार भी जाते। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने बनारस में जाके चुनाव लड़ गए, हर किसी को पता था कि वो चुनाव हार जाएंगे, लेकिन जब वो चुनाव लड़ रहे थे उससे उनकी छवि काफी बड़ी हुई, उनकी पार्टी को गति मिलती है, पार्टी को पेस मिलता है जी। तो ये अगर इसी तरह से किसी बड़े सीट पे, चाहे वो मान लीजिए तेजस्वी के सामने में ही लड़ जाते, राघोपुर से ही लड़ जाते हैं, हार भी जाते, लेकिन अभी वो जो उफान था ना वो बना हुआ होता। तो ये मिस्टेक उन्होंने कैसे किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, जमीन पे ये चीजें दिख भी रही हैं। अच्छा, जमीन की अगर हम तो मैं ये कह रहा था मुस्लिम फैक्टर पे चूंकि बात कर रहे थे, तो मुस्लिम फैक्टर वाले में एक फैक्टर तो जो इन्होंने जनसुराज ने अब डाले थे अपने कैंडिडेट, अब उनको लोग उतना गंभीरता से नहीं देख रहे आज के समय, तो इसलिए अब वो जो त्रिकोणी मुकाबला जो 3 हिस्से में जो मुस्लिम वोट बंटने वाले दिख रहे थे, अब वो 3 हिस्से में तो बंटने की कहानी अब वो 2 हिस्से की कहानी बन चुकी है वो। यानी मैं जो बात कर रहा था कि AIMIM जी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट, अब प्लस उधर से जनसुराज के, तो जनसुराज को तो आप उस जगह से अब माइनस कर दीजिए उस जगह से। तो अब मुख्य फैक्टर ये है
कि ओवैसी साहब सीमांचल के क्षेत्रों में कितने वोटों में जो है वो सेंधमारी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि वो उन देखिए जो युवा हैं, जो कि मैं 2020 में देख रहा था, इस बार तो नहीं, लेकिन वो ये मानते थे कि वो मोदी जी को जितना खुलकर प्रहार करते हैं, इंडिया अलायंस के घटक के लोग उस तरह से खुल के जो है बिल्कुल मोदी जी पे हमला नहीं करते हैं। तो उनको लगता था कि मुस्लिम हितों की कहानी का वर्णन ये लोग जरूर करते हैं, लेकिन वो वर्णन उस रूप में नहीं करते हैं। तो 2020 में, लेकिन 2025 के मामले में थोड़ा लोगों को जब ये दिखा कि इस पूरे फैक्टर के कारण से लाभ तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को पहुंच गई जी। और अभी भी ये मानना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट जो है वो स्ट्रेटजिक वोटिंग कर रहा है। अभी इसकी चाहे लोग जितनी भी आलोचना कर लें कि उनको इंडिया अलायंस क्या दे रहा है, क्या वो दरिड़ होने के लिए ही है या क्या करने के लिए, लेकिन उनकी मुख्य रणनीति यही है कि हम उनके साथ ही खड़े होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ बिल्कुल उनको हराने में जो सहयोग कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं बिहार की जो जनता है, चाहे एक तरफ महागठबंधन है या दूसरी तरफ एनडीए, कहीं ना कहीं दोनों जो गठबंधनों को ये सोचने पर तो जरूर मजबूर कर दिया है कि बात बिना विकास के, बिना रोजगार के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के आप चुनावी मैदान में नहीं आ सकते हैं। एक आखिरी पंक्ति में जोड़ूंगा कि बिहार के लोगों ने आप दोनों पक्षों का कॉन्फिडेंस छीन लिया है। एक होता है ना कि जो चुनाव को आप कह दीजिए कि एक पक्षी चुनाव है ये, कि ये चुनाव तो बिल्कुल जो है ना ये महागठबंधन के खेमे में जा रहा है, ये चुनाव तो जो है कि एनडीए के खेमे में जा रहा है। तमाम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कीजिए, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो विपक्ष, एक बेचैनी हर तरफ है। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए सबसे सुखद संकेत है कि जनता अगर दोनों पक्षों को बेचैन कर दे, कि वो भी सत्तारूढ़ पार्टी को भी ये लगे कि पता नहीं क्या चुनाव में होने वाला है, विपक्ष को भी ये लगे कि क्या होने वाला है, तो ये इसका मतलब है कि बिहार की जनता ने सोचे कि नेताओं की नींद किस तरह से हराम करके रखी हुई। और राहुल जी, यहाँ पर एक बात और, आपकी बातों में ही एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ कि जैसा हमने देखा है महिलाओं की भूमिका बिहार के चुनाव में, चाहे 2020 की हम बात करते हैं, उस समय एक जो स्लोगन जो चला था, बिहार में बहार है नीतीशवे कुमार है, और हर घर के बाहर एक पोस्टर लगा रहता था जिसमें महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है, या फिर जो हर घर में बच्चियों के लिए नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कि जो साइकिल योजना जो थी, नवीं पास किया, बच्चियों को साइकिल दे दिए। क्योंकि बिहार में स्थिति क्या थी ये बेहतर हम आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भूमिका है वर्तमान में इस बार चुनाव में, उसे आप कहाँ देखते हैं या किसके पक्ष में देखते हैं? हाँ, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जी, और इसके बिना तो बिहार का चुनाव का विश्लेषण नहीं हो सकता, बिल्कुल वो अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2020 के चुनाव में एकदम मैं सहमत हूँ आपसे कि नीतीश जी के जो जितने हमले उनके ऊपर तेजस्वी की तरफ से भी थे जी, अगर महिला वोटर्स ना होते तो नीतीश जी जो है कि वो 20 के आसपास के सीटों पे सिमट जाते। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये आप सहमत होंगे। वो बेचारे जो वो 40 के लाइन में थे, 44-44, वो 20 के लाइन पे ही कहीं 20 के आसपास पे खड़े होते हैं। वो महिला वोटर्स ने कम से कम वो उनको ताकत दी कि वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं जी। अभी भी अगर हम लोग देखें, जैसे कि महिला वोटर्स को लुभाने में तो जो उनकी योजनाएं रही हैं, तमाम प्रकार की चीजें, अभी भी जैसे बीपीएससी पीटी में भी कोई वो प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहा है तो उसमें 50,000 रुपया जो है कि उनको दिया जा रहा है। ये योजनाएं हैं और महिलाएं इसको काफी ज्यादा, जो लड़कियां हैं उससे आकर्षित भी हैं। एक फैक्टर जिसका कि हमने अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बिहार में महिलाओं ने नीतीश कुमार को जम के प्यार किया, और वो प्यार किया था कठोर शराबबंदी के नीति के कारण। बिल्कुल। और 2020 में वो फैक्टर काफी ज्यादा था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शराबबंदी वाला फैक्टर जो है कि जिस तरह से इनका कमजोर हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से कमजोर हुआ है वहाँ पे, और बिहार में शराबबंदी के बावजूद जिस तरह से जहरीले शराब से मौतें भी हुई जी जी, तो वो उस फैक्टर पे थोड़ी महिलाओं में, वहाँ पे अगर महिलाओं की निराशा की बात करें तो उसी फैक्टर पे। और हमें लग रहा है कि ये नीतीश कुमार को और इन लोगों को पता भी था कि वो ये इस प्रकार से कुछ निराशा की स्थिति है, तभी वो जीविका दीदियों को जो है 10-10 हजार का जो पूरा फैक्टर है, वो पूरी योजना जो है वो लाई गई है। अंतिम दो बड़े सवाल, पहला तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता को आप किस नजरिए से देखते हैं, पहले तो बिहार के परिदृश्य में, और दूसरा पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता को आप किस एंगल से देखते हैं, उनकी बातों का प्रभाव और जनता में उनकी जो बात की पैठ जो है कि कितना उनकी बातों को लोग
फॉलो करते हैं या अमल करते हैं, उनका वो जो बहुमुखी व्यक्तित्व है वो उसे बिहार के इस चुनाव के नजरिए से अगर हम बात करें तो कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के, चूंकि वो अगर हम लोग देखें तो वो तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री चल रहे हैं जी। और तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री होने वाले स्थिति में उन्होंने नेहरू जी को का एक तरह से नेहरू जी के बराबर पे वो खड़े हुए, बिल्कुल, और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। तो इस दृष्टि से उनकी छवि जो है, अभी भी वो देश के सबसे बड़े नेता हैं। उनको लोग केवल बिहारी नहीं, देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, बिल्कुल, उनको लोग बहुत गंभीरता के साथ सुनते हैं। इसलिए उनके बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं, उनके बातों पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि वो और अंततः वो देश के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, वो अगर बिहार के वादे और विकास के लिए कुछ चीज़ कहते हैं तो उसको भी बिहार के वासी बहुत ध्यान से सुनते हैं, इसलिए उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतिम सवाल, दोनों गठबंधन जो है, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, बिहार के चुनावी मैदान में पूरे जीजान से, पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन एज आप किसको देख रहे हैं? मैं ना सीटों की बात कर रहा हूं, ना कौन पार्टी जीत रही है, किसको आप एज देख रहे हैं? धरातल पे, जमीन पे कौन लग रहा है, या बिल्कुल नेट टू नेट फाइट आप देख रहे हैं? हमें लग रहा है कि नेट टू नेट फाइट तो ऐसा है कि ये 2020 से भी जो है ना, अब देखिए 12,000 वोट क्या ही विधानसभा चुनाव में बिहार जैसे राज्य में मायने रखते हैं। तो वो 12,000 का मात्र मामूली अंतर 2020 में था। तो ये जो 2025 का चुनाव है, ये उससे भी जो है कहीं न कहीं ये और कठोर चुनाव है दोनों पार्टियों के लिए। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ना तो बीजेपी के लोग आश्वस्त हैं, ना दूसरे खेमे के लोग आश्वस्त हैं। तो हमें अभी भी ऐसा दिख रहा है कि कांटे की टक्कर की स्थिति है। चलिए, अब देखते हैं 14 तारीख को जनता किसे 5 साल के लिए अपना मुस्तकबिल चुनती है। राहुल जी, आप हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस प्रकार की चर्चाएं जो बिहार से प्रभावित हैं, जो बिहार की जनता जनार्दन से प्रभावित हैं, इस बार चुनाव की गुड़ागड़ित क्या कुछ रहने वाली है, राहुल जी से हमने चर्चा की। अगली बार फिर हम किसी खास मेहमान के साथ बैठेंगे और किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।